तो बीजेपी ने जो ये जाल ही बुना ममता बनर्जी के लिए, वो उसी तरह से बुना, और देखिए उस जाल में ममता बनर्जी फंस गई। ईडी ने कहा है कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया उसमें तो जो है डकैती का मामला बनता है, रॉबरी का मामला बनता है, थेफ्ट का मामला बनता है, धमकाने का मामला बनता है, अधिकारियों को, ईडी के अधिकारियों को काम करने से रोकने का मामला बनता है, अधिकारियों से सबूत छीनने और उन्हें नष्ट करने का, मतलब सबूत नष्ट करने का केस बनता है। तो अब आप सोचिए कि रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, धमकी, इन सब का मामला जो है ईडी ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि बनता है, और ऐसे ऐसे 17 ऑफेंसेस बताए हैं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की बनते हैं। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो वो कानून के हिसाब से गिरफ्तार भी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आपने सुना होगा कभी किसी के बारे में कि कोई किसी काम में बहुत तेज था, एक्सपर्ट था, लेकिन कई बार उसी में वो उलझ जाता है, फंस जाता है। तैराक के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना तैराक जो है नदी में डूब गया, तालाब में डूब गया, जबकि वो तैरने में होशियार था, माहिर था, फिर भी वो डूब गया। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उनके साथ भी लगभग जो है ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि जो ईडी है, ईडी ने जो है सोमवार को, मतलब 12 जनवरी को एक रिट याचिका दाखिल की है, और उसमें ईडी ने कहा है कि ये जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, और उनके जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, और जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं मनोज कुमार, और भी कई आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी भी बल्कि, इन सबके खिलाफ जो है एफआईआर दायर किए जाएंगे। ईडी ने कहा है कि 8 तारीख को जब हमारे अधिकारी जो हैं, जो प्रतीक जैन है आईपैक के जो चीफ हैं, उनके पहले घर पर और बाद में उनके ऑफिस पर जब छापे मारे गए थे, वहां तलाशी का काम चल रहा था, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, तो पहले ममता बनर्जी जो है प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। और उनके साथ कौन कौन पहुंचा? उनके साथ जो है चीफ सेक्रेटरी थी, डीजीपी राजीव कुमार थी, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार थे, और भी कई जो है पुलिस के आला अधिकारी थे। और इन लोगों ने वहां क्या किया? उन लोगों ने, मतलब ममता बनर्जी के इन अधिकारियों ने जो है, ममता बनर्जी ने वहाँ जो ईडी के अधिकारी थे उन्हें धमकाया, उनके हाथों से लगभग जो है वो सबूतें छीनी, और फिर जो है उन्हें धमकाते हुए वो सारे सबूत जो है अपने साथ ले गए। मतलब ममता बनर्जी जो है अपने साथ वो सारे सबूत ले गई, और लोगों ने देखा था वो हरी फाइल लेकर जो है कैसे प्रतीक जैन के घर के बाहर जो है वो कुछ बोल रही थी माइक पर। तब उनके हाथ में जो है एक हरे रंग की फाइल थी, और साथ जो है एक डिस्क भी दिख रहा था। दरअसल ईडी ने पूरी बात बताई सुप्रीम कोर्ट को कि जब उस दिन जो है छापे वाले दिन 8 जनवरी को जब छापे एक साथ पड़ रहे थे प्रतीक जैन के घर पर, आईपैक के जो चीफ हैं उनके घर पर, तब जो है ममता बनर्जी कैसे अपने अधिकारियों के साथ वहां आई और फिर ये सबूत जो है अपने साथ ले गए। इन लोगों ने जो है सबूत मिटाने की भी कोशिश की, और सबूत जो है उनके हाथ से छीन भी लिया। तो इस दौरान लेकिन हुआ क्या 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 आरोप बने? दरअसल ईडी ये बता रही थी कि ये जो ममता बनर्जी थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और इनके साथ जो अधिकारी थे तमाम बड़े बड़े, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जैसा मैंने बताया, फिर ये पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के उनके साथ, और फिर उनके साथ जो है डिप्टी पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के, इन सब ने जो है एक तरह से ईडी के अधिकारियों को धमकाया, उन पर हमला किया, उन पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, उन्हें उनका काम करने से रोका, सेंट्रल एजेंसी के काम में रोड़े अटकाए, उन्हें उनका काम नहीं करने दिया। लेकिन इस दौरान जो बिहेवियर रहा, जो रुख रहा ममता बनर्जी से, वो आपराधिक था। और ये दरअसल ईडी ने बताया, मतलब ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों ने जो वहाँ आपराधिक कृत्य किए वो 17 हैं, मतलब 17 ऑफेंसेज हैं। बीएनएस के तहत 17 ऑफेंसेज बनते हैं, और इसमें से सभी लगभग ज़्यादातर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है, मतलब संज्ञेय अपराध हैं, और इनके खिलाफ जो है अब एफआईआर की जानी चाहिए। दरअसल कहा ईडी ने कि इन सब के खिलाफ जो है एफआईआर का मामला बनता है। मतलब कोयला घोटाले के सिलसिले में जो है ईडी ने छापा मारा था आईपैक के जो चीफ हैं प्रतीक जैन, उनके घर और दफ्तर पर, लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और उनसे जो है ईडी के अधिकारियों से सारे सबूत जो है छीन लिए। तो इन पर जो है अब
एफआईआर किया जाए, एफआईआर करने को कहा जाए सीबीआई को, और सीबीआई ही जांच करे। ईडी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हम हाई कोर्ट गए इस मामले को लेकर के, लेकिन वहां भी टीएमसी के जो है लोग वहां पहुंच गए, उनके कार्यकर्ता और उनसे जुड़े वकील, और वहां उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वहां की जो जज थी हाई कोर्ट की, कोलकाता हाई कोर्ट की, वो इस मामले को सुन नहीं सकी, और उन्होंने जो है इस मामले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया। कहा कि अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन चूंकि ये मामला सीरियस है, सबूतों का सवाल है, सबूतों को के नष्ट हो जाने का खतरा है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ममता बनर्जी और उनके जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, और जो पुलिस कमिश्नर हैं कलकत्ता के, और डिप्टी पुलिस कमिश्नर जो है कलकत्ता के, इन सब के खिलाफ जो है बीएनएस के तहत जो है एफआईआर दर्ज किए जाएं। तो ये थी ममता बनर्जी की पूरी कहानी, जो ईडी ने सुनाई सुप्रीम कोर्ट को कि उस दिन 8 जनवरी को कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पर और प्रतीक जैन के ऑफिस पर क्या क्या हुआ था। अब आते हैं उस बात पर कि जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कैसे कोई आदमी जिसमें वो एक्सपर्ट होता है उसी में वो फंसता है, डूबता है। तो दरअसल देखिए, ममता बनर्जी की जो छवि है वो एक जुझारू नेता की छवि रही है। आपने देखा होगा, बल्कि पढ़ा होगा, सुना होगा, कैसे ममता बनर्जी ने 34 साल तक राज कर रहे कम्युनिस्टों को वहां से भगाया, उनके खिलाफ लड़ी, और इस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि ममता बनर्जी की उनसे हाथापाई हुई, ममता बनर्जी घायल हुई सड़क पर और कई तमाम जगहों पर। मतलब उनसे लड़कर, उनसे उलझकर जो है वो सत्ता में आई। मतलब ममता बनर्जी की जो छवि है वो एक जुझारू नेता की है। मतलब वो अपने पॉलिटिकल एंड को, अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उनकी खूबी क्या है, उनका यूएसपी क्या है? उनका यूएसपी है उलझना, और वो अपने विरोधियों से कहीं भी उलझ सकती हैं, सड़क पर भी। तो एक स्ट्रीट पावर भी है उनके साथ। मतलब ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी से उलझ कर, सड़क पर कम से कम उलझ कर आप जीत नहीं सकते। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। दरअसल मोदी ने, अमित शाह ने, बीजेपी ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें ममता बनर्जी जो है आसानी से फंस गई। दरअसल बीजेपी को पता था कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, तो ममता बनर्जी उसमें जरूर कूदेंगे। इसलिए बीजेपी ने एक ऐसा जाल बुना, मतलब जाल बुनते हुए, ये चक्रव्यूह बनते हुए, ये तिलिस्म बनते हुए ये ध्यान रखा ममता बनर्जी की कमजोरी का, जिसे वो अपनी ताकत समझती है। तो बीजेपी ने जो ये जाल ही बुना ममता बनर्जी के लिए, वो उसी तरह से बुना, और देखिए उस जाल में ममता बनर्जी फंस गई। मतलब बीजेपी ने जो चक्रव्यूह बुना था, जो प्रवेश द्वार था उस चक्रव्यूह में घुसने का, जाने का, उसमें जो है ममता बनर्जी चली गई, और ये प्रवेश द्वार सीधे खुला सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो है अब ममता बनर्जी की पूरी कहानी ईडी ने कहा है, सुनाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो या ना हो। वैसे ममता बनर्जी के लिए दिक्कत की बात यह है कि जो ईडी ने कहा है उसके उसके पास सारे साक्ष्य हैं। मतलब ये ईडी ये साबित कर देगा कि ममता बनर्जी ने उनके अधिकारियों पर असॉल्ट किया, हमला किया, उनसे सबूत छीने, सबूत मिटाने की कोशिश की, और सबूत जो है उनसे छीन कर अपने साथ ले गई। और इसमें जो पूरा ये मामला बनता है, धमकाने का बनता है, हमला करने का बनता है, सरकारी अधिकारियों को अपने काम करने से रोकने का बनता है। मतलब ये 17 ऑफेंसेज हैं बीएनएस के तहत, जो ईडी ने कहा है 17। आप समझ सकते हैं कि 17 धाराएं जो हैं बनेंगी, 17 धाराएं लगाई जाएंगी, जिसके तहत जो है ये एफआईआर दर्ज होगा। ममता बनर्जी के लिए दिक्कत की बात यह है कि ईडी ने जो ये पूरी राम कथा सुनाई है ममता बनर्जी की और उनके अधिकारियों के, उस दिन जो हुआ था 8 जनवरी को, वो सब कुछ जो है वो कानून के हिसाब से है। मतलब इसका साक्ष्य ईडी जो है आराम से प्रस्तुत कर सकती है। तो ममता बनर्जी के लिए दिक्कत यह है कि कैसे वो इसे काट पाएंगे। और अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है, मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, तो आप समझ सकते हैं कि इसका फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। और वैसे आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुआ तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि
उन्हें इससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। मतलब ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया उनके खिलाफ वैसा ही सलूक हो सकता है जो एक आम आदमी के खिलाफ होता। मतलब अगर एक आम आदमी सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने से रोकता, उसके हाथ से सबूत छीनता, उन पर हमला करता, उन पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता, तब भी वही धाराएं लगती जो ममता बनर्जी पर लगने की आशंका है। और अब ममता बनर्जी को भी इससे कोई छूट या कोई रियायत नहीं है, कोई इम्यूनिटी नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो वो कानून के हिसाब से गिरफ्तार भी हो सकती हैं। तो मामला यहाँ से आगे क्या होगा इस पर सबकी नज़र रहेगी, और हमारी भी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।